आजादी के आज 76वें साल पूरे होने के बाद पहला जो सवाल पैदा होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि आरक्षण का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। उद्देश्य था समानता लाना, बराबरी लाना, इक्विलिटी लाना। जो बिल्कुल नीचे है और जो बिल्कुल ऊपर है, इन दोनों के बीच जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको पाटने के लिए रिजर्वेशन था। तो आप पहले इस बात का अध्ययन कीजिए, सर्वे करवाइए कि क्या जो उद्देश्य थे, जो मकसद था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। मेरा मानना है कि वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना राजनीतिक, ना ही किसी भी, न शैक्षणिक। आज भी असमानता के शिकार वो वर्ग हैं जिन वर्गों को आरक्षित वर्ग कहा जाता है। एक क्लियर कट मैसेज। और ये बातें माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में भी होनी चाहिए, सरकार के संज्ञान में भी रहना चाहिए और राजनेताओं के संज्ञान में भी रहना चाहिए कि वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरा एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि 27 और 22.5 जो आपने कई वाद विवाद के बाद ये निर्णय दिया कि 49.5 ये एक क्लिप लगा दिया आपने, ताला लगाया कि इससे आगे नहीं मिल सकता है। हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई, चलिए 49% ही दीजिए। तो क्या 49% SC ST OBC को तमाम संबंधित विभागों में दे दिया गया क्या? ये एक सवाल बड़ा था। इस पर कभी बहस करने को कोई तैयार नहीं। आज तक संसद में यह आवाज ठीक ढंग से नहीं उठी कि भाई 27% OBC की हाजिरी कहां कहां है। हो सकता है लोकसभा में हो, मैं पॉलिटिकल ये नहीं करता हूं। और SC ST के तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन चूंकि मजबूरी है कि वो उनको लड़ाना, चाहे पार्टियां कोई भी हो। लेकिन केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नौकरियों में, हेल्थ में, तो दूसरे तमाम विभागों में क्या 27% OBC के लोग मौजूद हैं क्या? क्या 22.5% SC और ST के लोग मौजूद हैं क्या? दिल्ली पुलिस का सर्वे करा लीजिए, यूपी पुलिस का सर्वे करा लीजिए, टीचर का सर्वे करा लीजिए, डॉक्टर का सर्वे करा लीजिए, नर्स का सर्वे करा लीजिए, कंपाउंडर का सर्वे करा लीजिए, IAS IPS का सर्वे करा लीजिए। आप तमाम विभागों का जरा सर्वे करा लीजिए और आप रिपोर्ट दीजिए ना एक बार कि हाँ जी सब कुछ पूरा हो गया। 49.5% SC ST और OBC के लोग IAS होने चाहिए, IPS होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस कप्तान होने चाहिए, SO होने चाहिए, SHO होने चाहिए, BC होने चाहिए, DC होने चाहिए, सब होने चाहिए, मगर नहीं है साहब। ठीक है, अब आप, ये तो सरकारी महकमे की बात हो गई। अब इनडायरेक्टली एक तो आपने ये पूरा नहीं किया कोटा, हमारा 27% पूरा नहीं किया। यूनिवर्सिटियों में, UGC में आप जहां जाइए, मैं कोई विभाग, मैं तमाम विभागों के सर्वे की बात कर रहा हूं, तमाम विभागों की, अभी कुछ भी मैं कह रहा हूँ, आप सबका सर्वे करा के हमको एक डेटा दीजिए, देश को बताइए कि हाँ जी जो आरक्षण का उद्देश्य था वो पूरा हो गया। ये देख लो जी 100% पूरा है। ये जी JNU है, ये जी AMU है, ये जी अलीगढ़ है, ये जामिया है जी, ये क्या कहते हैं DU है, ये BHU है। देख लो ये लिस्टिंग, इतने टोटल नौकरी है, इसमें इतने फला, इतने। अरे भाई 49.5 के बाद 51.5 बचा हुआ फिर भी आपके पास, आप 49.5 पूरा नहीं कर रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी नाइंसाफी है। आपकी आबादी 10, 11, 15 मैक्सिमम हो सकता है, तीनों वर्गों को उच्च कैटेगरी के मिला के, मान लीजिए ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया सबको मिला ले, 15-16 अगर होंगे तो 51-51.5% इनके पास बचा हुआ है। ठीक है, उसके बावजूद भी ये 49% पूरा नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है कि 70% महकमों पर इनका कब्जा है। पहली लड़ाई हमारी ये थी कि हम कॉलम पूरा कैसे करें। गलती कहां हुई, चूक कहां हुई? आंदोलन चले, आंदोलन राजनीति हो गई। साहब कांशीराम आंदोलन चलाए, साहब कांशीराम ने कहा सत्ता पर आओगे न्याय दोगे। सत्ता पर आ भी गए मगर कोटा पूरा नहीं हो पाया। हमने बुनियाद पर ध्यान नहीं दिया। हमने फिर आगे के सफर करना सोचा। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बोले हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री रहते बहन जी ऑन रिकॉर्ड ये बयान देती, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जैसे आज योगी बोलता है ना ठोक के, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं योगी,
उत्तर प्रदेश है, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बयान है उनका। और मैं सद्भावना ट्रेन नहीं चलाऊंगा, मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। तो अगर बहन जी बोलती कि उत्तर प्रदेश है, काशी राम की कुर्बानियों के बाद, समाज के हजारों लोगों के बलिदान और त्याग के बाद मुझे यह अवसर मिला है, मैं सबसे पहले जो आरक्षण के उद्देश्य है उसकी पूर्ति करूंगी। अगर बहन जी ये बयान देती तो पूरे देश में लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ जाता और समाज के अंदर एक ऊर्जा बनता और सभी वर्गों को अवसर मिल जाता। जब कोटा मिलेगा तभी तो अवसर मिलेगा, कोटे में पूरा नहीं हो रहा। अब तो हुआ क्या कि सब लोग अपने अपने राजनीति में लग गए, अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में लग गए और उन मनुवादियों के जाल में फंस के रह गए, मुद्दे से भटक गए। मुद्दा हमारा यह था कि पहले कोटा पूरा कर दो, ये मुद्दा था एक। अब दूसरा अहम मुद्दा था हमारे लिए कि बाबा साहब ने कभी भी किसी जाति की बात नहीं की, कभी भी नहीं। दलितों, वो शोषितों, पिछड़ों, वंचितों और जो अधिकार से दूर है, अधिकार जिनका छीना गया, जिनका शोषण हुआ, तो शोषित वर्गों की आवाज थे बाबा साहब अम्बेडकर। और केवल बाबा साहब नहीं, चाहे पेरियार हो, चाहे जितने भी बहुजन समाज के नायक हो, उनकी पूरी जीवनी को आप पढ़ के देख लीजिए। ज्योतिबा फूले तो दलित नहीं थे, दलित नहीं थे, लेकिन आवाज तो उन्होंने भी शोषित और वंचित वर्गों की उठाई थी ना। तो समाज की बात की थी, समूह की बात की थी, व्यक्ति और जाति की बात कभी नहीं की थी। लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब को अपना प्रॉपर्टी बनाकर और उन्हें अपना मानकर, केवल मेरी जाति के थे इसलिए मेरे हैं, मैं ही लड़ूंगा। अभी प्रतिमा में देखेंगे आप, चमारी आएंगे, आगे जाट भी आएंगे, बड़ी हालत आएंगे और भी लोग, बल्कि तादाद और नेतृत्व और अगुवाई और सब भीड़ ज्यादा ही नहीं। और संगठन भी 95% संगठन जो होंगे उसके अध्यक्ष आप देखेंगे या तो जाटव होंगे या चमार होंगे। ये कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा नेताओं को। मतलब जो बाबा साहब ने एक समूह बनाया था उसको जाति में बांटा, हमने ही पहली गलती की है। देखिए वो तो आप दुश्मन पर आरोप लगा रहे हो, दुश्मन से आप दोस्ती की उम्मीद कर रहे हो क्या? आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हो, आरएसएस पर, मनुवादियों पर, ब्राह्मणवादियों पर, कि वो हमें तोड़ रहा है। वो तो तोड़ेगा ही, तो उसका तो उद्देश्य ही तोड़ना है। इतनी जातियों में बांटने का काम उसने ही किया है हमको, तो वो आज भी करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने जाति विहीन समाज की परिकल्पना, जो बाबा साहब का सपना था, उसको पूरा किया क्या? आप अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे सकते हैं क्या? आप पर झेल पाते हैं क्या? हर आदमी एक दूसरे को, एक फिल्म आई थी आर्टिकल 19 या क्या 19 था, उसमें बताया था सर ये मैं जाटव हूं, मैं चमार नहीं, ये चमार है, ये हमसे छोटा है। वो फिल्म का डायलॉग है। आपके यहाँ जातियों में जातियां और छोटों में छोटा। आप अपनी गलती को देखने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ आरोप कभी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, इसको जरा सा हम सिक्के के दूसरे पहलू, हमेशा वंस वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि नहीं गलत है, बांटने की कोशिश है। भाई वो सब हम जान रहे हैं, हमें मत पढ़ाओ। वो बाबा साहब ने हमें पहले ही बता दिया, वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने बता दिया। उस चक्कर में हमें मत उलझाओ। हमें ये देखना है कि सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हमारे वो लोग, देखिए बिहार में एक जाति है डोम। मैं कैमरे पर कह रहा हूं, अगर कोई आपके व्यूवर सुन रहे होंगे बिहार के, वो जरा जब डोम की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों का मूल्यांकन करके हमको बताए। किसी चमार जाटव ने, पासवान ने क्यों नहीं कोशिश की कि डोम जाति जो है वो हमारे कांधे से कांधा मिलाकर काम करे? आज वो सड़कों पर सरकारी जमीन, जिसको वो जमीन कहते हैं हम लोग, गैर मजरूआ कहते हैं बिहार में, और यहाँ दिल्ली में पता नहीं उसको क्या कहते हैं आप लोग, सरकारी जो जमीन होती है ग्राम सभा की जमीन, पूरे डोम 90% डोम ग्राम सभा की जमीन पर झुग्गी बनाकर आज भी जीवन जी रहा और सुअर पाल रहा। उसी झुग्गी में सुअर और उसके बच्चे एक साथ सोते हैं, उनके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा आप कभी कल्पना नहीं करते। आप निकल गए, आपकी गाड़ी निकल गई, बस खत्म। पीछे वालों को हम नहीं देखेंगे झांक कर कि हमारा समाज और कहां खड़ा है। मुसर एक जाति है, चूहा मार के खाता है, जिसके जीतन राम मांझी जो है, तो गया साइड के जो मुसर है वो थोड़ा सा चूंकि सुरक्षित क्षेत्र गया था और गया में मुसर ज्यादा थे। किसी ने, नीतीश कुमार ने एक फार्मूला आजमाया, मांझी जी को आगे बढ़ाया, वो मांझी जी तो छा गए। लेकिन मुसर जब आप गंगा के पार हमारी तरफ आएंगे, बेगूसराय और क्या कहते हैं तिरहुत में आप आएंगे और मैथिलांचल में आएंगे, सीमांचल में आएंगे, तो मुसर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ तक कि रामविलास पासवान जी जिस क्षेत्र के हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उस क्षेत्र में मुसरों की बहुत बड़ी आबादी है। उनके यहाँ एक कॉलेज मुसर के नाम से मिश्री सदा एक नेता हुआ करते थे। आज तक मुसर मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। क्यों? पासवान जी को मौका मिला, वो दलितों के नेता थे, वो पासवान के नेता नहीं थे।
हम कह रहे हैं जब आप समूह के नेता थे तो समूह को आपने साथ में क्यों नहीं लिया? आज सरकारों को आवश्यकता क्यों पड़ी? नीतीश कुमार ने दलित में महादलित क्यों बनाया? नीतीश कुमार ने इस कोर्ट से पहले राज्य सरकार के जो अधिकार उसमें 2 भाग कर चुके हैं। वो वर्गीकरण, कोटा विद इन कोटा की जो बात आप कर रहे हैं वो नीतीश कुमार पहले कर चुके हैं। उन्होंने महादलित का टर्म से एक नाम दिया, महादलित। बोले महादलित में पासवान नहीं रहेगा। तो क्यों? परिस्थितियों को उन्होंने भांपा। कोर्ट ने नहीं कहा कुछ नहीं, लेकिन राज्य सरकार का जो अपना अधिकार है, जो राज्य सरकार देती है, और राज्य सरकार जो कोटा देती है, जैसे पंचायत चुनाव में राज्य सरकार का अपना चलता है, तो वो 50% महिलाओं को नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, आपने नहीं दिया। आपकी सरकार हो या आपको अवसर मिला तो आप महिलाओं को बराबरी की बात क्यों नहीं करते? कभी मुसलमान को छांटने लगते हैं कि विरोध न कर दे, मौलाना बोलेंगे महिला। अरे भाई अजीब मामला, फिर तुष्टिकरण पे आ रहे। सवाल ये है कि डाटा नहीं है ना, कोई भी आंकड़े नहीं है ना, अब इसके लिए सरकार अब आपको अवसर मिला, मैं इसलिए सिक्के का दूसरा पहलू कहता हूँ। मैं थैंक्स कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। और सुन लीजिए, भारत में कोई भी निर्णय आखिरी और अंतिम नहीं होता, सिवाय अयोध्या को छोड़कर, क्योंकि राम मंदिर बन गया था तो अंतिम ही हो गया। लेकिन जितने भी निर्णय हैं समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जुड़े 20 ऐसे मुकदमे आए हैं, ऐसे मोड़ आए हैं कि उस फैसले को उस जज ने पलटा, उस फैसले को उस जज ने पलटा, और अभी जो फैसला आया 6 गजों के बेंच, ये पलट के आया है, ये पता है ना आपको? 2004 का यस। तो ये इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं, मुद्दे पर आइए। मैं तमाम बहुजन समाज के नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जरा सर जोड़कर बैठिए, दिमाग काम कीजिए। अरे आरएसएस सड़क पर नहीं चिल्लाती है, आरएसएस कमरे में पॉलिसी बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन का जुगाड़ बनाती है। आप सिर्फ चिल्ला चिल्ला के थक जाइएगा, घर जाके बैठ जाइएगा, समाज का पसीना बहा दीजिएगा। जरा सा पॉलिसी बनाइए, और पॉलिसी बना के, स्ट्रेटेजी बना के सड़क पर आइए कि भाई होना क्या चाहिए था और चूक कहाँ हुई, हम कहाँ चूके और हमारे साथ षड्यंत्र कहाँ हुआ। दोनों मुद्दे हमारे साथ बराबर के होंगे। तो अंतिम और आखिरी लकीर नहीं है ये फैसला, इससे भी बड़े बेंच बन सकते हैं, संवैधानिक पीठ बन सकता है जब परिस्थितियां बनेंगी। एक फैसला SC/ST एक्ट को लेकर आया था, जो डायलूट किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को। आपको पता है पूरे भारत में सड़क पर उतरे थे 2 अप्रैल को। सरकार ने फैसला वापस लिया, सब कुछ हुआ, ये भी फैसला वापस होगा। लेकिन क्या वो लोग जो पीछे रेस में छूट गए हैं उनको इंसाफ मिलेगा? ये सवाल आपके जिम्मे है, ये सरकार के जिम्मे नहीं है, क्योंकि आप अगुवाई करते हैं। ये सही बात। अब क्रीमी लेयर पर ये एक बात कह दिया मैंने कि ये मैं इसको स्वीकार करता हूं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंने फैसला दिया उसमें बगैर जातिगत जनगणना के, अब बगैर आंकड़े के एक कदम कोई सरकार आगे बढ़ नहीं पाएगी। कैसे बढ़ेगी? और जातिगत जनगणना हमारा मांग है पुराना। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको एक अवसर दिया है कि आप केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाइए, भैया आंकड़ा तो लाओ, और आंकड़ा बगैर जातिगत जनगणना के आप ला नहीं सकते। इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। अब नहीं तैयार है तो हम घेर लेंगे ना, मेरा कहना है कि समाज घेर लेगा। लेकिन आप पहले इस आदेश का फायदा तो उठाइए, दबाव तो बनाइए। विरोध कीजिएगा तो जो असल मुद्दा है जातिगत जनगणना का वो फिर दब जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना इसी बहाने आप करवाइए, अफसर आपके हाथ में आएगा, हुकूमत आपके हाथ में आएगी, हो सकता है आप ही सब कुछ पलट दो। ये इतना मतलब आप क्या कहते हैं, आत्मबल आपका इतना डगमगा क्यों जा रहा है कि इस देश में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब मनुवादी ही करेंगे, हम ही पर थोप दिया जाएगा। एक सवाल अंतिम, एक बात और जल्दी जल्दी कह दूं, कोर्ट के अंदर यानी न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। बहुत लंबी मांग है और आज फिर दोहरा रहा हूं, न्यायपालिका में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए सबको मिलकर, ये नहीं कि तू लड़ तो तू लड़, मिलकर। मैं कह रहा हूं सबको मिलकर, सारे समूह को मिलकर लड़नी चाहिए। अगर ये चीज हो जाएगा तो जो हमारी शिकायतें हैं वो कम हो जाएंगी। एक अंतिम बात ये कह रहा हूं, सिक्के का ये दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझना है कि आप जो क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा है, क्रीमी लेयर के लिए आवाज क्यों उठती है कि आप एक व्यक्ति जो किसी चीज पर बैठ जाते हैं वो हटने का नाम नहीं लेते। जैसे पॉलिटिक्स में रामविलास पासवान जी आए तो उनके 2 भाई थे, दोनों आ गए, मंत्री भी बन गए, बेटा भी आ गया, दामाद भी आ गया, सब आ गया। तो लोगों में ये मैसेज जाता है यार आरक्षण का लाभ फिर सबको कैसे मिलेगा? एक ही परिवार जब बैठ जाएगा, ये पॉलिटिकल इशू है, ये इसको याद रखिए। चूंकि पॉलिटिक्स में ये गलती हो रही है इसलिए मुद्दे उठ जा रहे हैं, वरना क्रीमी लेयर कोई मायने नहीं रखता है। आर्थिक आधार ही हमारा नहीं है जब आरक्षण का, तो क्रीमी लेयर का क्या मतलब बनता है? दूसरी, अब कोई करोड़पति है, मान लीजिए जाटव है, चमार है, डोम है, मुसहर है, पासवान है, तमाम पूरे समूह की बात, वाल्मीकि है, कोई भी है, अरबपति है,
लेकिन क्या वो सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो पा रहा? क्या नहीं हो पा रहा, उसको झेलना फिर भी पड़ रहा। अरे आईएएस आईपीएस तक को झेलना पड़ रहा। तो इसलिए ये क्रीमी लेयर पर जो निर्णय आए हैं उस पर हम लोग विरोध करते हैं कि नहीं, क्रीमी लेयर एससी एसटी में तो कम से कम नहीं चलेगा, क्योंकि एससी एसटी जो है वो वाकई इनके साथ सोशल जो बिहेवियर है वो बहुत ही विचित्र है, और वो ही लड़ाई हमारी असल है। और रिजर्वेशन इसीलिए दिया ही गया था कि ये जब पदों पर ज्यादा बड़ी तादाद में आएंगे तो धीरे धीरे ये भेदभाव छुआछूत कम हो जाएगा। वो हो नहीं पाया, तो खाना पूर्ति, कॉलम पूरा करना और क्या कहते हैं समाज के समूह को लेकर चलना, जातिगत जनगणना कराना, इस पर सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। और क्रीमी लेयर को हम चैलेंज करेंगे। अब तो एनडीए के पार्ट चिराग पासवान ने भी इस पर असहमति जताई, आपत्ति जताई है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर कुछ न कुछ लाएगी, करेगी, और अगर नहीं करेगी तो आंदोलनों के जरिए, पीआईएल के जरिए हम इसको आगे तक ले जाएंगे। लेकिन इसको इतना नेगेटिव नहीं कीजिए इस फैसले को, जिससे आपकी जो असल लड़ाई की धुरी है वो कमजोर पड़ जाए।